है ना। तो आपका काम है कि अगर आपको जवाब पता होगा तो जवाब बताइएगा, और अगर पता न हो तो जो जो मैं एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। हालांकि इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी रखा जाएगा, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर को देख करके वन टाइम अपना नोट्स आप जरूर तैयार कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें इस क्लास में अभी हम लोग पूरा क्लास 11 पूरा क्लास 12 से जितना भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उस इंपॉर्टेंट चैप्टर के जितना भी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मतलब जो एमसीक्यू आ सकते हैं वैसे ही सारे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वैसे सारे एमसीक्यू क्वेश्चन कलेक्शन को देखेंगे ऑल ओवर। लगता है लगभग टोटल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट में कहेंगे तो लगभग 50 से लेकर के 70 के आसपास मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। और इसी 50 से 70 में से कोई आपका 20 एमसीक्यू क्वेश्चन लगभग आपके टेस्ट में पूछा जाएगा। 15 एमसीक्यू क्वेश्चन लीगली है, मे बी अगर क्वेश्चन का पैटर्न प्लस माइनस हो तो आप 20 रख सकते हैं। मैक्सिमम 20 एमसीक्यू क्वेश्चन और मिनिमम आपका 15 क्वेश्चन। तो कह सकते हैं कि ये जो अपना 20 क्वेश्चन होगा वो अपने इस 50 से लेकर के 70 एमसीक्यू क्वेश्चन से ही पूछे जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। जो जो एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में आपको बात करूंगा, अगर आपको पता होगा तो जो आपने ज्योग्राफी पढ़ा है क्लास 11 और 12 में, वो ज्योग्राफी बांटा गया था फिजिकल ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में, है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी में, इस तरीके से याद है ना आप लोग को। इस तरीके से आपने क्लास 11 और 12 में पढ़ा होगा। अब देखिए स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं टेस्ट सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी से, इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, और फिर ह्यूमन ज्योग्राफी, और फिर इस तरीके से अपना ज्योग्राफी का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। रेडी है ना आप? जो आपको पता होगा आंसर दीजिएगा, जो नहीं पता रहे उसके बारे में हम आपसे बताएंगे, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चन भी होगा जो आपको पता होगा, तो जो पता होगा जल्दी से बताइएगा, कवर हो जाएगा। सो देखिए पहले चैप्टर्स को समझ जाइए, ठीक है ना। पहले चैप्टर्स को समझ जाइए ताकि आपको समझने में, टेस्ट भी आपको देने में आसानी हो। तो सबसे पहला फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन आएगा, जिसमें देख सकते हैं यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, अर्थ लैंड फॉर्म, यानी 1 2 3 4 5 6 आपका फिजिकल ज्योग्राफी में 6 चैप्टर्स यहाँ से हो गया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेस्ट में, तो यहाँ वाले सेक्शन से फिर अपना हो जाएगा लगभग यहाँ पे भी है 1 2 3 4 5 6, लगभग यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस हैं, मतलब यहाँ से भी चैप्टर्स आपके हैं। और फिर यहाँ नीचे का एक सेक्शन है, इधर नीचे का इतना सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे। एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे, ये 3 यहाँ से, और यहाँ के सारे जो चैप्टर्स है इसको कवर करेंगे, और इसके बाद ऊपर का कवर करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी। बस इस 3 पोर्शन को कवर करेंगे और आपके टेस्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम से स्टार्ट करूंगा, और जितना भी सारा ये चैप्टर से सारा चैप्टर का नोट्स मैंने ऑलरेडी पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारे कंटेंट को सही से पढ़ने के लिए तो आप नोट्स का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप शॉर्ट टाइम में ज्यादा काम करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन में बताऊं आप उसको ध्यान रखिए, आप उसका नोट्स बना करके रखिए और उसे डायरेक्टली आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोर्शन से अपना फिजिकल ज्योग्राफी का यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम वाले इस पार्ट से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है इस सेक्शन में, जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देखिएगा और आपको पता होगा तो आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है कि वेयर आर द डेज एंड नाइट्स आर द सेम, कहां पर दिन और रात समान होता है? पिछले मध्याह्न काल, प्राइम मेरिडियन में, अंटार्कटिका में, पोल्स में, इक्वेटर में। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। हमको क्वेश्चन रिपीट करने का जरूरत नहीं पड़े ताकि टाइम कम अपना इन्वेस्ट हो। बताइए जल्दी से जिसको पता है। पोल्स पर ये होता है भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है, इक्वेटर पे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेसिक क्वेश्चन है लेकिन हम ध्यान रखने वाली बात है, सूर्य की ओर चारों ओर और घूमने वालों ग्रहों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी प्लैनेट्स आर, कितना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? 8। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8। याद रखना है, ठीक है। जो जो बता रहे हैं बस उसी को याद रखिए, उतना ही से आपका काम हो जाएगा। इसके बाद यहां से आता है, सूर्य से प्रकाश लगभग कितने समय में पहुंचता है पृथ्वी पे? इसका करेक्ट आंसर क्या है? 8 मिनट, ठीक है। ध्यान रखिएगा,
जो जो बता रहे हैं बस इसको ध्यान रखते जाइए, या फिर नोट्स बना लीजिएगा। क्लास को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर इसको अपलोड कर देंगे, तो आप नोट्स बना लीजिएगा ये सबसे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन आता है, वो कौन सा ग्रह है जिसकी सतह का तापमान सबसे अधिक है? ये जानते हैं आप? बृहस्पति बता रहे हैं। कौन सा ऐसा प्लेनेट है? इसका करेक्ट आंसर शुक्र है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर किसका होता है? शुक्र का होता है, ठीक है। इसके बाद ये 88 दिन वाला कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो सूर्य को चारों ओर क्या करता है? रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है 88 डेज में। और दो है ना, बताइए ना, सब कहाँ है? बोलिए, आंसर कीजिएगा तब ना। जो भी बता रहे हैं आंसर कीजिए। वैसे फिर रिकॉर्डेड करके हम नहीं देते, इसलिए आंसर करते जाइए जो भी आपको पता रहे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी यानी बुध हो जाएगा, ठीक है। 88 दिन में यही ग्रह क्या करता है? चक्कर लगाता है। इसके बाद हमारे इस प्लेनेट सिस्टम में कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो पृथ्वी के आसपास बड़ा है? सबसे बड़ा सर कि पृथ्वी के आसपास में? पृथ्वी के आसपास का बड़ा, ये शुक्र है, ठीक है। इसीलिए इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और ब्लू प्लेनेट किसको कहा जाता है? याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, पूछा हुआ है क्वेश्चन। ब्लू प्लेनेट किसको कहेंगे? अर्थ को हम लोग ब्लू प्लेनेट कहेंगे। और सबसे बड़ा प्लेनेट के बारे में जान रहे हैं। सबसे बड़ा प्लेनेट क्या हो जाएगा? बृहस्पति। सबसे बड़ा प्लेनेट अपना क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन के बारे में जान रहे हैं कि किसको जुड़वा कहा जाता है पृथ्वी का, तो कौन सा प्लेनेट हो जाएगा? ये अपना शुक्र हो जाएगा। इसके बाद किस प्लेनेट को इवनिंग स्टार कहा जाता है? क्वेश्चन पूछता है किस प्लेनेट को इवनिंग स्टार कहते हैं? तो हम लोग किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। हाँ, इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए पूछ चुका है, पूछता है बार बार, क्षुद्र ग्रह किन बीच मतलब किनके बीच में जो एस्टेरॉइड्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं? विच प्लेनेट डज द एस्टेरॉइड रिवॉल्व अराउंड द सन? क्या इसका सही आंसर होगा? किसके किसके बीच में जो एस्टेरॉइड होते हैं वो किसके बीच में? वो होते हैं मंगल एंड जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। याद रखना है, मार्स एंड जुपिटर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने कवर किया किससे? यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम से। अब अपनी बारी है अर्थ लैंडफॉर्म से, यानी पृथ्वी कैसे बनी है इससे संबंधित इस चैप्टर्स को भी कवर किए। हम लोग अभी इस सेक्शन को देख रहे हैं, अर्थ लैंडफॉर्म एंड अपना इस सेक्शन को कवर करें, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बताऊंगा, बस उसी को ध्यान में रखिएगा, काम आपका बन जाएगा, ठीक है। इस सेक्शन से जितना बताया है सबका नोट्स बना करके तैयार कर लीजिएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। लैंडफॉर्म वाले सिस्टम में ही पढ़े थे कि लैंडफॉर्म वाले सिस्टम में आपको बताए थे कि पृथ्वी पर क्या है? पर्वत है, पठार है ना, ऐसा बताए थे ना। वही वाला सेक्शन से यहाँ पे है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको देखेंगे। देखिए ये भी सेक्शन से, सैंडस्टोन इज मेटाफोर्स टू, सैंडस्टोन को किस प्रकार रूपांतरित किया जाता है? इसका ध्यान रखिएगा, जिसका पता नहीं लगेगा इसका आंसर क्या है? क्वार्टजाइट, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्वार्टजाइट होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने एक्सिस पे कितने डिग्री के साथ झुकाव बनाई है? कितने डिग्री का इंक्लिनेशन है? 5 डिग्री। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक जीके के तौर पे भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत और म्यांमार के बीच में जल क्षेत्र किसके द्वारा बनाया जाता है? द वाटर स्टेट बिटवीन द इंडिया एंड म्यांमार इज फॉर्म्ड बाय कौन से पहाड़ के साथ? याद रखिएगा, नागा हिल्स के साथ, ठीक है। नागा हिल्स वाला बात याद रखिएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट सर्कल? निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा चक्र है? तो याद रखिएगा, इसके लिए क्या सबसे बड़ा चक्र है? भूमध्य रेखा, ठीक है, इक्वेटर। इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक रीजनेबल क्वेश्चन है जो कि पूछता है भूकंप के कारण क्या है? अर्थक्वेक्स आर काउज्ड बाय, भूकंप किसके कारण होता है?
ये 4 ऑप्शन से बताइए क्या करेक्ट आंसर है? टेक्टोनिज्म। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेक्टोनिज्म के कारण होता है, ये इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, द मेजोरिटी ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ विच रॉक? किस रॉक से पृथ्वी का अधिकांश भाग बना है? रूपांतरित। नहीं, ये बना है आग्नेय से, ठीक है, इग्नियस से, इसको ध्यान रखिएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपको आगे बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनप्रिडिक्टेबल नेचुरल डिजास्टर? इनमें से कौन सा एक ऐसा डिजास्टर है जिसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं पहले? अर्थक्वेक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये इसका करेक्ट हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक कार्बनिक चट्टान है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक रॉक? मार्बल, कोल, ग्रेनाइट या स्लैट? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ एक क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, पूछता है विच फॉरेस्ट इज द लार्जेस्ट इन 25, मतलब कि पूरे वर्ल्ड का 25% लार्जेस्ट जो फॉरेस्ट है वो कहाँ है? ऑप्शन है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसके बाद साइबेरिया का टैगा वन, मानसून वन, या फिर टेम्परेट ऑफ फॉरेस्ट ऑफ यूरोप। कहाँ का है सबसे बड़ा फॉरेस्ट पूरे वर्ल्ड में? है पता है इसका सही आंसर हो जाएगा साइबेरिया का टैगा फॉरेस्ट, ठीक है, टैगा फॉरेस्ट ऑफ साइबेरिया, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे विच टाइप ऑफ लेक इज फॉर्म्ड बाय द वोल्केनिक एक्टिविटीज? यानी ज्वालामुखी के कारण कौन से टाइप का झील बनता है? 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या? काल्डेरा झील, इसका क्या है? सही आंसर है काल्डेरा झील, ठीक है, इसको याद रखते हैं। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन देखिए, प्राइम मेरिडियन कहां से गुजरता है? फ्रॉम विच प्राइम मेरिडियन पासेस? ग्रीनविच, उज्जैन, न्यूयॉर्क या टोक्यो? याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? ग्रीनविच हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, प्राइम मेरिडियन यहाँ से पास करता है, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोग ने कवर कर लिया अर्थ, लैंडफॉर्म एंड डेमोग्राफी को, ठीक है, यहाँ पे कवर कर लिए, सेकंड टॉपिक को कवर करिए। थर्ड में बारे हैं एटमॉस्फेयर से रिलेटेड में, एटमॉस्फेयर के कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेयर वाला सेक्शन देख ले रहे हैं, और सबका आप नोट्स जरूर बना के रखिएगा, ठीक है, ताकि अगले टाइम जब इसका हम लोग रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, तो फिर आपसे गलती नहीं होना चाहिए। और इस चैप्टर से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा। पहले दो चैप्टर को कवर किए, लगता है पहले चैप्टर से 5 MCQ क्वेश्चन, दूसरे से लगभग 5-7 हुआ होगा, जो इंपॉर्टेंट के जोन में रखा गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन आता है, द क्लाइमेट जोन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस, जलवायु क्षेत्रों का किस प्रकार, किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है क्लाइमेट को? इक्वेटर के बेसिस पे, एलिवेशन के बेसिस पे, रेनफॉल के बेसिस पे, या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सी के बेसिस पे? इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन, क्लाइमेट जोन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल्स के द्वारा होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पृथ्वी पे, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द अर्थ, ये किसके कारण होता है? रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ के कारण, या ग्रेविटेशनल पुल के कारण, या अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ के कारण? एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके कारण होता है पता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक का रीजन है ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, गुरुत्वीय खिंचाव, इसको याद रखिएगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रीजन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़िए तेजी से, आप लोग पढ़िए, फटाफट आंसर कीजिए, और नहीं पता है तो बताइए, टाइम डिक्रीज करता है। हाँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीज करता है, ठीक है, जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे आप हाइट पे जाइएगा, जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? एयर का डिक्रीज करेगा।
इसके बाद यहाँ पे एक टर्म है, जिस टर्म के बारे में बात होता है, इसको देखिए, यानी कि एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने की इस जो कह सकते हैं, ये जो अपना इस प्रोसेस है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? रेडिएशन, इन्वर्जन, कंडक्शन या कन्वेक्शन? रेडिएशन। रेडिएशन है, इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्जन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये अपना इन्वर्जन कहलाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां इस क्वेश्चन को देखिए, द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज टर्म्ड एज, हवा का जो बहाव है इस तरीके से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विंड कहते हैं, एयर करंट कहते हैं, एयर टर्बुलेंस कहते हैं, या एयर मोबिलिटी कहते हैं? और सबको पता नहीं है? कम से कम एटलीस्ट आंसर भी कीजिए, गलत हो या सही हो कोई बात नहीं, लेकिन आंसर तेजी से करते जाइए, तब ना जल्दी जल्दी खत्म होगा। इसको हम लोग एयर करेंट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन है कि द सोलर रेडिएशन कमिंग टू द अर्थ इज कॉल्ड, पृथ्वी पर आने वाले विकिरण को क्या कहते हैं? रेडिएंट एनर्जी, इंसोलेशन, सनशाइन, या फिर इसको क्या कहते हैं? इंसोलेशन। हाँ, इंसोलेशन, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक फॉरेस्ट से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को देखिए, विच आर द फॉरेस्ट दैट एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट साइक्लोन्स, वे कौन से जंगल है जो चक्रवात के खिलाफ अवरोधक का काम करते हैं? अल्पाइन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, या एवरग्रीन फॉरेस्ट, या मानसून फॉरेस्ट? मैंग्रोव। हाँ, इसका करेक्ट आंसर है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, सबका पीडीएफ तैयार करके भेज देंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब बताइए इस डिवाइस का नाम। A speed of wind is measured by which? Barometer, hygrometer, thermometer, anemometer? Which is correct? बैरोमीटर। विंड का स्पीड मेजर करना, इसके लिए करेक्ट एनोमीटर है। ठीक है, एनीमोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन, अब बताइए कि विच ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर हैज द हाईएस्ट डेंसिटी, पृथ्वी के किस वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, या आइनोस्फेयर? ये भी पीडीएफ दे चुके हैं, सब पीडीएफ दे चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ट्रोपोस्फेयर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद आगे का क्वेश्चन यहाँ देखिए, व्हाट इज द लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस के एकदम, अर्थ सरफेस के सबसे नजदीक वाला कौन सा है? सबसे नजदीक में क्या है अर्थ के सरफेस का? ये है ना अर्थ का सरफेस, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, तो सबसे नजदीक है, पहला कौन सा लेयर है? बताइए, इस तरीके से लेयर है, 5 लेयर है ना, इस तरीके से 5 लेयर। ये पहले लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? ये पीडीएफ में सब दिया गया, एक बार पीडीएफ पढ़ लीजिएगा तो बहुत फायदा रहेगा आपके लिए। इसके लिए करेक्ट आंसर इसका क्या है? इसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर तो सबसे बाहर में चल जाएंगे तब, है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, फिर आइनोस्फेयर, इस तरीके से है ना करके सीरीज। यस सर। तो यहाँ पे सबसे पहले इस लेयर को क्या कहते हैं हम लोग? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। अब यहाँ देखिए, हेलस्ट्रॉम इज कॉज्ड ड्यू टू, किसके कारण होता है? कम से कम फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हो जाना चाहिए, तेजी से कीजिए, नहीं पता है तो फिर बताएंगे। ठीक है, हेलस्ट्रॉम किसके कारण से होता है? तो याद रखिएगा, फ्रीजिंग के कारण होता है। ठीक है, यानी ओलावृष्टि किसके कारण होता है? तो फ्रीजिंग के कारण होता है। इसके बाद कौन से एयर का सबसे हाई स्पीड होगा? आंधी का, तूफान का, चक्रवात का, या बवंडर का? इसका सही आंसर होता है टोर्नेडो का। ठीक है, बवंडर का, बवंडर का जो एयर स्पीड है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। अब यहाँ पे एक आता है लास्ट में, यहाँ देखिए, द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर डिपेंड्स ऑन, यानी वायु की जो आर्द्रता है, हवा की आर्द्रता है, वो किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे, लोकेशन पे, या वेदर पे?
ये वेदर। डिपेंड करेगा ऑल ऑफ दीज पे, ठीक है। बताए भी है कि अगर क्वेश्चन में नॉन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज मिले और अगर आपको वाकई में आंसर पता नहीं है देन आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए एक बैकअप हो सकता है। तो ये हमने कवर कर लिया एटमॉस्फेयर के बारे में। अब हाइड्रोस्फीयर एंड ओशिनोग्राफी को कवर करते हैं। अब देखिए हाइड्रोस्फीयर एंड ओशिनोग्राफी को कवर कर रहे हैं। इसके भी सारे क्वेश्चन को देखिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे और बस आप उसका आंसर करते जाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट ओशियन क्या है? आर्टिक सर। इसका सही आंसर क्या है? आर्कटिक इसका सही आंसर है। ये अपना हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्या कहते हैं नेशनल वाटरवेज के बारे में पूछा गया है। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, है पता किसी को? ये जीके का क्वेश्चन है, ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। ये भी पीडीएफ में दिए 111 है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन बताइए द ओशियन विद द लार्जेस्ट सरफेस एरिया किसका है? प्रशांत महासागर। ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? पैसिफिक ओशियन, इट मींस प्रशांत महासागर। इसके बाद यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी का एक प्रमुख महासागरीय धारा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशियन करेंट? इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा गल्फ, हाँ गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम को ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ देखिए है दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पैसिफिक ओशियन, इट मींस प्रशांत महासागर। इसके बाद यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ हिमालय इन संस्कृत? बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो हिमालय का दूसरा नाम है बर्फ का वास, ठीक है। एबॉर्ड ऑफ स्नो, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए ये क्वेश्चन जीके का और ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट में आता है। यहाँ पे कौन सा ऐसा ओशियन है जिसका जो स्ट्रक्चर है वो जस्ट एस के टाइप का है पता? इसका करेक्ट आंसर है अटलांटिक ओशियन, ठीक है। याद रखिएगा अटलांटिक ओशियन। ये अपने इस कवर को कवर किया। अब आगे कवर कर रहे हैं सॉइल ज्योग्राफी को कवर करते हैं। यहाँ पे क्लास में क्या क्वेश्चन है नहीं, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। राइस होगा सर। राइस। राइस, हाँ ये राइस सही है। 100 सेंटीमीटर से यहाँ ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मिनिमम जो इसके लिए चाहिए रेनफॉल चाहिए वो क्या चाहिए? मोर देन 100 सेंटीमीटर चाहिए और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से क्या हो कम से कम रिक्वायर हो। तो वो कौन सा ऐसा है? वो क्या है अपना चावल है, यानी कहने का मतलब राइस है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ आते हैं इन द डेजर्ट एरिया सॉइल इरोजन इज इन्वेस्टिगेटेड बाय विच? रेगिस्तानी क्षेत्र में मिट्टी की कटाव की रोकथाम के लिए क्या किया जाता है? क्रॉप रोटेशन। नहीं, इसका सही आंसर है ट्री प्लांटेशन, ठीक है, या एफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहां देखिए इस क्वेश्चन को, इसको देखिए व्हाट इज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सॉइल कलेक्टिवली कॉल्ड? कौन सा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ह्यूमस इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। ये मिट्टी वाला भी सारा बात बता चुके हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। सॉइल फॉर्म्ड बाय लीचिंग एंड ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड? इसको कौन सा मिट्टी कहते हैं? काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी? हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है? लेटराइट मिट्टी है, ठीक है। ये इसका करेक्ट है। अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन, द सॉइल विच आर रिच इन कैल्शियम आर नोन एज? वैसे मिट्टी जिसमें
सबसे ज्यादा, वैसी मिट्टी जिसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है उस मिट्टी को क्या कहते हैं? देन इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसका करेक्ट आंसर लेटराइट्स, इसका करेक्ट आंसर पेडोक्लस होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि द सॉइल विच इज फुलफिल बाई कैल्शियम वो कहलाता है अपना पेडोक्लस कहलाता है। ठीक है सर, इसका रिकॉर्डेड डाल दीजिएगा ना। इसका रिकॉर्डेड डालेंगे, नोट्स बना लीजिएगा जरूर। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद माउंटेन सॉइल में सबसे ज्यादा क्या होता है? ह्यूमस, क्ले, मोटे पदार्थ या लोहा और एल्यूमिनियम? कोर्स मटेरियल। इसमें होता है ह्यूमस। ठीक है, पहाड़ वाली मिट्टी में सबसे ज्यादा ह्यूमस होता है। एंड ये क्वेश्चन एकदम कई बार पूछा जाता है और 100% चांसेस भी है कि इस बार पूछा भी जाए। ब्लैक सॉइल इज मेनली रिलेटेड टू विच क्रॉप? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉटन यानी कपास के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए, विच इज द लैंड, इस क्वेश्चन को देखिए एंड क्वेश्चन को आंसर कीजिए। विच इज द लैंड इज नॉट कल्टिवेटेड एवरी ईयर? वेस्टलैंड, कल्टीवेबल वेस्टलैंड और फैलो लैंड। सॉरी सर, फैलो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कल्टिवेबल एंड वेस्टलैंड। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एक मिनट, जस्ट बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन को देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिएगा। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल टू चेक सॉइल एरोजन और कॉल्ड क्या कहलाता है? मतलब आप बहुत ही बड़े लेवल पे अगर आप प्लांटेशन करते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाएगा? एफॉरेस्टेशन कहलाता है, वनीकरण कहलाता है। ठीक है, हाँ चलिए अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। या इस क्वेश्चन को देखिए, द सॉइल कंजर्वेशन मेथड इन विच माउंटेन स्लोप इज कट इनटू स्ट्रिप, ये क्या कहलाता है? टेरेसिंग, सीढ़ीदार कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सा है? ये क्वेश्चन है पता? ये क्वेश्चन पूछता है वेयर इज द मोस्ट फर्टाइल, तो ये क्या है? गंगा वैली है। ठीक है, गंगा घाटी की जो मिट्टी होती है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। इसके बाद यहाँ नीचे में सॉइल इरोजन को किसके थ्रू प्रिवेंट किया जाएगा? फ्रॉम विच मेथड सॉइल इरोजन बी प्रिवेंटेड? एफॉरेस्टेशन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एफॉरेस्टेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना ही सेक्शन। अब आगे के सेक्शन में हम लोग इकोलॉजी को देखते हैं, तो फिर हमारा जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो खत्म हो जाएगा। फिजिकल ज्योग्राफी का पूरा सेक्शन हम लोग का खत्म हो जाएगा। या फिर इसके लिंक को भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ना, बट जो जो इंपॉर्टेंट बताएं वैसे इसमें सब मिला हुआ है, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट के बारे में पता नहीं चल पाएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक नॉलेजेबल क्वेश्चन है कि विच इज द डिजास्टर दैट बी अकर्ड इन आंध्रा एंड उड़ीसा। जनरली आंध्रा एंड उड़ीसा वाले क्षेत्र में कौन सा ऐसा डिजास्टर है जो अक्सर आता है? ये इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? है पता? साइक्लोन, भूकंप, क्या? साइक्लोन। इसका सही आंसर साइक्लोन है। ठीक है, समुद्री इलाका में सबसे ज्यादा क्या आएगा? साइक्लोन आएगा, चक्रवात आएगा। इसके बाद यहाँ देखिए, द स्पेस रिटेनिंग लाइफ इन एनी फॉर्म इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? किसी भी रूप में जीवन को बनाए रखने वाले स्थान को जहां पे हम लोग रह रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? दैट बी कॉल्ड बायोस्फीयर। ठीक है, अब यहाँ बताइए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है। ठीक है, ये पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट में पूछा था। कोस्टल स्वैम्प।
ये अपना क्या हो जाएगा, कोस्टल स्वैम्प्स हो जाएगा, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो तटीय दलदल में पाए जाते हैं। ये अपना फॉरेस्ट वाला सेक्शन है। सदाबहार कहाँ पाए जाएंगे, मेडिटेरेनियन रीजन। नहीं, ये हो जाएगा इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। ये अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वेटोरियल रीजन। याद रखिएगा, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब क्वेश्चन इसी से रहेगा, ये आप आजमा लीजिएगा टेस्ट में। अब बताइए, विच वन इज नॉट ए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, कौन सा है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है, न्यूक्लियर, सोलर, विंड या लास्ट ज्वार शक्ति, बताइए। पारंपरिक और गैर पारंपरिक समझते हैं ना, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। सोलर एनर्जी कैसे हो जाएगा, कन्वेंशनल का मतलब जो इंसान ने डिस्कवर किया अपने फायदा के लिए, और नॉन कन्वेंशनल मतलब जो, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे मिस्टेक वोल्टन हो गया। कन्वेंशनल का मतलब क्या हो गया, कन्वेंशनल का मतलब हो गया जो गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। और नॉन कन्वेंशनल का मतलब हो जाएगा जो इंसान ने अपने एबिलिटी के कारण उसको डेवलप किया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सौर एनर्जी हमको मिलता है, वायु भी मिलता है। यहाँ पे क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बताइए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन की। मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी। हाँ, इसका सही आंसर है मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी होता है। अब इसमें बताइए, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है इसमें, कोयला, खनिज या प्राकृतिक या फॉरेस्ट, मतलब जिसको हम लोग फिर से रिन्यू कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल कैसे हो जाएगा, यहाँ पे इसका सही आंसर फॉरेस्ट हो जाएगा। फॉरेस्ट को हम लोग फिर से डेवलप कर सकते हैं। यस, यहाँ पे ये उसमें पूछा है, पिछले वाले साल में भी एक पूछा है रिन्यूएबल को लेकर के, जो मैंने आपको पीवाईक्यू प्रोवाइड किया है, उस पीवाईक्यू में इसका डिस्कस है रिन्यूएबल के बारे में, शायद सन के बारे में पूछा गया था, ये कौन सा सोर्स है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ के इस सेक्शन को देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज एन इकोलॉजिकल सिस्टम, इसमें कौन इसके लिए सूटेबल है, विच इज करेक्ट, जिनको पता है बताइए। बायो इकोलॉजिकल सिस्टम, इसके लिए सही क्या हो जाएगा, इसके लिए बायोलॉजिकल सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, जैविक प्रणाली, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी के टाइम में अगर एक चीज पूछा जाए कि फॉरेस्ट को जो हम लोग लॉस कर रहे हैं, फॉरेस्ट का जो लॉसिंग हो रहा है, वो इसका मेन रीजन क्या है, एग्रीकल्चर, बिल्डिंग इंडस्ट्री, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, टूरिज्म या फिर अपना पिलिग्रिम, क्या इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन सर। हाँ, इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तब ना सब काम हो रहा है। यस सर। तो ये इस चीज को आप बताइएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक एलिमेंट का नाम है जिसको याद रखना है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कंट्रीब्यूट टू बायोमैग्निफिकेशन, यानी कहने का मतलब आवर्धन में कौन समस्या उत्पन्न कर रही है, पारा के कारण, मरकरी, क्रोमियम, कॉपर या लीड, विच इज करेक्ट, पता है आपको। नो, इकोसिस्टम में सबसे मेजर प्रॉब्लम करता है यहाँ पे मरकरी, ठीक है, मरकरी का नाम याद रखिएगा। अब बताइए, विच इकोसिस्टम इज सबसे स्टेबल, इस पूरे पृथ्वी पे मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम किसका है, डेजर्ट का, ओशियन का, माउंटेन का या फॉरेस्ट का। ओशन का। हाँ, इसका सही आंसर है ओशियन का, ठीक है। ओशियन का जो इकोसिस्टम है ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। इसके बाद यहाँ का एक क्वेश्चन है, इसमें देखिए, लार्जेस्ट इकोसिस्टम इस पृथ्वी पे किसको कहेंगे हम लोग, जैव क्षेत्र, बायोम को, या फिर हाइड्रोस्फीयर को, या लिथोस्फीयर को, या फिर बायोस्फीयर को। बायोस्फीयर। ये नहीं, बायोस्फीयर नहीं, ये कहलाएगा अपना बायोम कहलाएगा, ठीक है। जैव क्षेत्र मतलब जहां जीव रहते हैं उसको ना हम लोग जलमंडल कह सकते हैं स्पेसिफाई, ना लिथोस्फीयर ना या बायोस्फीयर। इसमें क्या कहेंगे, करेक्ट आंसर बायोम कहेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ का फिर से एक अपना इससे रिलेटेड क्वेश्चन, फॉरेस्ट से रिलेटेड है। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट हैज ए लेस ट्री एंड शॉर्टर
ये क्या होता है, वर्ष में उनके पत्तियां कम वगैरह, पत्तियां क्या होती है, कम होती है, डिड्यूस होती है, कौन से वन के लिए, एवरग्रीन, मैंग्रोव, इसका क्या हो जाएगा, डेसिडी हो जाएगा, ठीक है ना, पतझड़ी वन हो जाएगा, जिसके पत्ते गिरते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पतझड़ी वन कहते हैं। और एक यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये अपना जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कौन सा मिट्टी बेस्ट है, इससे रिलेटेड कौन सा जो खेती है वो ऑर्गेनिक के बेसिस पे हो रहा है, तो ये थोड़ा सा जीके या कहिए करंट अफेयर के फॉर्म में होगा, तो कंटूर खेती हो जाएगा, ठीक है। और इंडिया का क्वेश्चन याद रखिएगा, 2022 में पीयू के टेस्ट में पूछा था, बट इस बार आप ध्यान रखिएगा, मे बी पीडब्ल्यूसी में पूछ ले कि इंडिया में फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ हो रहा है, कौन से स्टेट में। ऑप्शन इसके लिए है त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड या फिर अपना मणिपुर। ये 4 ऑप्शन है, पता है किसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ हो रहा है, त्रिपुरा। फर्स्ट स्टेट कहाँ है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, इसका सही आंसर सिक्किम है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से अपना फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे, जिसमें लगभग 7 से 8 चैप्टर के आसपास होगा। तो ऐसे कायदे से कल ज्योग्राफी की क्लास है अपनी, कल ज्योग्राफी की क्लास नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मे भी इसको कोशिश करते हैं कि आज रात वाला टाइम में कभी अरेंज करते हैं, ठीक है ना, शाम वाले टाइम में, और इसको खत्म कर देंगे, ताकि है ना, इसको अरेंज करके इसको खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो